Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video we will be covering the last part of chapter number 3 of ACCA F6. So let's start. So guys, ये जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, पहले बता दूं कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं हैं. ये जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सारे हमने ऑलरेडी टैक्सेशन पर्पस से कि इन पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. ये सिर्फ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल. ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा. सो पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है आज. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट. सो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे कि इंडिविजुअल है, ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट मनी, उसको अलग से कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, चाहे वो यहाँ पे कैश जमा करा दे, चाहे वो यहाँ पे पैसे डाल के कुछ स्टॉक परचेज कर ले, शेयर्स परचेज कर ले. दैट इज़ लाइक अ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, जहाँ वो पैसे डाल के ईदर ही कैन यूज़ इट एज अ सेविंग डिपॉजिट जहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिले, या फिर वो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट के थ्रू कुछ शेयर्स परचेज कर ले जिससे उसको कुछ डिविडेंड मिले. तो एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट इज़ टू एनेबल द टैक्स पेयर टू इन्वेस्ट इन एन अकाउंट दैट विल क्रिएट अ इनकम विच इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. वो हमें पता ही है कि अगर हमें इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से इफ़ वी रिसीव सेविंग इनकम तो उस पर टैक्सेशन के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना, कि 5000 से नीचे अगर सेविंग इनकम आती है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है. 5000 से ऊपर 3770 नीचे आती है तो 1000 तक का सेविंग अकाउंट सेविंग इनकम एग्जेम्प्ट होता है, और नेक्स्ट स्लैब में 500 उसके ऊपर कुछ नहीं. और अगर हमें डिविडेंड इनकम आ रही है इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट से, कि हमने जो सेविंग अकाउंट से हमने कुछ शेयर्स परचेज किए हैं उससे हमें डिविडेंड इनकम आ रही है, वो इनकम हमारे को 2000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस उसी का थोड़ा सा थ्योरी में बताया हुआ है. सो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स हैव एन एनुअल सब्सक्रिप्शन लिमिट ऑफ 20,000 पाउंड्स पर पर्सन. दैट मीन्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में हम 20,000 पाउंड्स तक ही डाल सकते हैं. इससे ऊपर डालेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला. हमें मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ 20,000 पाउंड्स तक का ही होगा. अब चाहे हमने 20,000 पाउंड जो यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं उसमें से लेट्स से 7,000 के मैंने फिक्स डिपॉजिट करा लिए, फिक्स डिपॉजिट जहाँ से मुझे इंटरेस्ट आता है, 9,000 के मैंने शेयर्स परचेज कर लिए, और बाकी जो रिमेनिंग है जैसे उससे मैंने कोई स्टॉक्स परचेज कर लिया, शेयर स्टॉक्स. ठीक है, सो दिस इज द अपर लिमिट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट इफ यू वांट टू क्लेम एग्जेम्पशन. तो इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन इन्वेस्ट इज 20,000 पाउंड्स पर पर्सन पर ईयर. दिस इज पर ईयर विच कैन बी इन्वेस्टेड इन कैश IAS से, कि तुम इसमें कैश इन्वेस्ट कर दो एंड उस पर इंटरेस्ट कमाओ, और तुम स्टॉक्स और शेयर्स परचेज कर लो ISA से. देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ 20,000 लिमिट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप ऑफ ISA, कि कोई प्रोपोर्शन नहीं है कि तुम्हें इतना मिनिमम कैश रखना है, इतने शेयर्स. तुम चाहे सारे के शेयर्स परचेज कर लो, चाहे सारा का सारा कैश की फॉर्म में रख लो, दैट इज अप टू यू. ठीक है, नोट दैट जो स्पाउसेज और सिविल पार्टनर्स होते हैं दे हैव देयर ओन लिमिट. अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड के पास 20,000 की अपनी लिमिट है और वाइफ के पास 20,000 की अपनी लिमिट है. और जो ISA लिमिट होती है, ये कितनी लिमिट है मैक्सिमम, ये हमें टैक्स रेट और अलाउंस दिया जाएगा एग्जामिनेशन में, उसके साथ हमें ये चीज़ गिवन होगी. नेक्स्ट, ये कुछ थ्योरी पार्टी बताया हुआ है, क्या है देखो. ISAs are most common form of tax efficient investments. They can be opened by an individual age 16 or over who is resident of the UK. However, an individual must be at the age of 18 or above to open stocks and shares at ISA. मतलब अगर हमें कैश डिपॉजिट कराना है तो 16 ईयर्स के बाद भी हम करा सकते हैं, बट अगर हमें स्टॉक्स और शेयर्स परचेज करने हैं इन दैट केस वी विल हैव टू बी अ मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज. एन ISA ऑफर्स द फॉलोइंग टैक्स रिलीफ. ISA क्या क्या टैक्स रिलीफ देता है. फर्स्ट, जो भी हमें इनकम होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, चाहे हमें इंटरेस्ट इनकम हो चाहे डिविडेंड इनकम हो, उसमें से कुछ पार्ट हमारा एग्जेम्प्ट होता है. सारी की सारी एग्जेम्प्ट नहीं होती, कुछ पार्ट हमारा एग्जेम्प्ट होता है. डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद इन ISAs आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन्स. इसका मतलब क्या है, जैसे ISA में मैंने 7,000 पाउंड्स के मैंने शेयर्स परचेज किए थे,
और वो शेयर्स मैंने 9,000 पाउंड्स के सेल कर दिए, सो दैट मीन्स मुझे 2,000 पाउंड का प्रॉफिट हो रहा है। सो ये जो प्रॉफिट मुझे हुआ है ऑन सेल, इनकम टैक्स में कोई भी इनकम अगर हमने अर्न की है उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, बट अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इस इन्वेस्टमेंट को सेल करके हमें कोई भी प्रॉफिट हुआ है, दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन, उस पर हमें टैक्स नहीं पे करना। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विद इन एन ISA आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। देर इज नो मिनिमम होल्डिंग पीरियड, कोई मिनिमम होल्डिंग पीरियड नहीं है, तुम आज पैसे डाल के कल भी निकाल सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उस पर इंटरेस्ट फिर तुम्हें एक ही दिन का मिलेगा, है ना। सो विड्रॉल कैन बी मेड फ्रॉम द अकाउंट एट एनी टाइम। द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम एन ISA डज नॉट काउंट टूवर्ड्स द एनुअल सब्सक्रिप्शन लिमिट ऑफ 20। ऐसा नहीं है कि तुमने जैसे मान लो 20 डाल के 20 निकाल दिए, तुमने 20 डाले 15 निकाल दिए फिर दोबारा 20 डाल दिए, नहीं। मैक्सिमम जो लिमिट है हमारी 20 ही है, 20 से ऊपर नहीं होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द मेन टाइप ऑफ ISAs आर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, एक होते हैं कैश ISA, दिस इंक्लूड्स बैंक एंड बिल्डिंग सोसाइटी अमाउंट एज वेल एज दोज NSI प्रोडक्ट्स वेयर इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एंड स्टॉक्स एंड शेयर्स ISA, इन्वेस्टमेंट इज अलाउड इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। पॉइंट इज अदर ISAs, जो हमारे को और भी सारे ISAs होते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में, वो हमारे टैक्स एग्जामिनेशन के लिए इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो हमें वो नहीं करने। अब आता है हमें टैक्स एडवांटेज ISA के केस में क्या होता है, तो ये चीज़ मैं तुम्हें नहीं बता रहा, तुमने ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ी हुई है, हमने सब पढ़ लिया कि टैक्स एडवांटेज हमें इनकम निल रेट बैंड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे को 5,000 से कम में कोई टैक्स नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो आई एम नॉट टीचिंग यू दिस, ये बहुत ईजी है, एक बार इसको पढ़ लेना, अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। जो ये कैपिटल गेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 19 में कवर होगा, तो ये मैं तुम्हें तब बताऊंगा, ठीक है। जो कैपिटल गेन वाला पार्ट है ये हम चैप्टर नंबर 19 में करेंगे, एक इलस्ट्रेशन यहाँ पे भी आएगी तब उसको देखेंगे, अभी कुछ नहीं करना, अभी के लिए तुम्हें सिर्फ यहाँ तक एक बार पढ़ना है। अब आता है अक्रूड इनकम स्कीम, अभी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, अक्रूड इनकम स्कीम। अब अक्रूड इनकम स्कीम क्या होता है, इसका लॉजिक क्या होता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना ये। अब देखो गाइस, ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना, अक्रूड इनकम स्कीम होती क्या है, ठीक है। देखो, सो नॉर्मली हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो भी हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड होता है, जो भी हमारा इंटरेस्ट या डिविडेंड है, टैक्स हमेशा लगेगा जितना अमाउंट रिसीव हुआ उस पे, अक्रूड पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा साल है 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल, ठीक है, और हमने कुछ इंटरेस्ट, हमने किसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, एक बार हमें इंटरेस्ट यहाँ मिला, और या चलो एक बात मैं कह दूँ, जैसे मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करे हुए हैं, जस्ट एन एग्जांपल, उसमें था कि इंटरेस्ट, सिर्फ एन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट आपको 14 मंथ्स बाद मिलेगा, यू विल रिसीव इंटरेस्ट आफ्टर 14 मंथ्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से 4 अप्रैल, इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी इसमें, तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 4 अप्रैल, तो 4 जून के आसपास मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स इस पूरा साल तो मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिला, है ना। तो इंटरेस्ट मुझे इस पूरा साल नहीं मिला, तो यहाँ पे मुझे कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट और डिविडेंड ये टैक्स होते हैं ऑन द अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड नॉट अक्रूड। अब ये चीज़ कुछ बहुत समझदार जब लोगों की समझ में आई, तो उन्होंने इससे एक गेम खेलनी शुरू कर दी। एक गेम कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ बॉन्ड्स हमने पढ़े थे, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने, अगर मैं लेके चलूँ, डॉलर्स में लेके चलते हैं, मैंने $10,000 का एक डिबेंचर परचेज़ किया था, या डिबेंचर्स परचेज़ किए थे, जिस पे हर साल मुझे 8% इंटरेस्ट मिलता है। 10,000 के मैंने डिबेंचर्स परचेज़ करे थे, जिस पे मुझे हर साल 8% का क्या मिलता है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब हुआ ये कि मान लो
इसका भी मैं एग्जांपल तुम्हें लेके चलता हूँ। मैंने ये इंटरेस्ट डिबेंचर्स जो परचेज़ किए वो परचेज़ किए यहाँ पे, और इन्होंने बोला या चलो मैंने डिबेंचर्स परचेज़ किए बिल्कुल यहाँ पे, मैंने 10 अप्रैल को ये डिबेंचर्स परचेज़ कर लिए, 8% पर एनम मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ कहीं पे मुझे इसका इंटरेस्ट मिलेगा, यही होगा, यहाँ कहीं पे मुझे इसका इंटरेस्ट मिलेगा। अब होगा क्या, देखो लॉजिकली क्या होगा, कुछ चालाक महानुभाव क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, कि इस डेट को मैंने अपने डिबेंचर्स परचेज करे थे और इस डेट को मुझे आना था उस पर इंटरेस्ट। मैंने क्या किया, इस डेट से पहले, इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले ही मैंने इन डिबेंचर्स को, जो 10,000 के डिबेंचर्स थे, इनको सेल पे लगा दिया कि मुझे डिबेंचर्स बेचने। और मैंने बोला कि ये जो डिबेंचर्स मैं बेचूंगा, ये मैं बेचूंगा 10,700 के। मैंने इस डेट को इंटरेस्ट लेने से पहले मैंने बोल दिया कि ये डिबेंचर्स मैं बेचूंगा फॉर 10,700, ठीक है। अब जो लेने वाला था, जब वो लेने वाला बंदा आया कि डिबेंचर्स तो 10,000 के, ये जो डिबेंचर्स हैं ये तो 10,000 के हैं, तो आप मुझसे 10,700 क्यों चार्ज कर रहे हो? ये जो डिबेंचर्स हैं ये 10,000 के हैं, तो आप मुझे 10,700 क्यों चार्ज कर रहे हो? मैंने बोला भाई सुन, अभी मैंने इसको बेच दिया, एग्जैक्टली 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद मुझे इस पर इंटरेस्ट भी तो आना है। तो अगर ये डिबेंचर्स तेरे पास होंगे तो सारा इंटरेस्ट तेरे पास आएगा। पूरा साल तो डिबेंचर्स मैंने रखे, ये पूरा साल तो डिबेंचर्स मेरे पास है, तो इनका इंटरेस्ट मुझे आना चाहिए। लेकिन मैं इंटरेस्ट आने से पहले ही ये डिबेंचर्स तुझे बेच रहा हूँ, सो दैट मीन्स मुझे अभी तक का जो अप्रॉक्सीमेट इंटरेस्ट है वो मैं तुझसे लूँगा। एंड ये ठीक है, ये बोलेगा ओके कोई दिक्कत नहीं, मैं क्या करूँगा, इस डेट को अब जो इंटरेस्ट आना है वो इसको आ जाएगा इंटरेस्ट, जो $800 का इंटरेस्ट आना है 8% ऑफ 10,000 वो इसको मिल जाएगा। ही इज़ हैप्पी, ये पर्सन भी हैप्पी है जिसने सेल करा, ये भी हैप्पी है। लेकिन इसने चालाकी क्या करी, ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था कि जो भी ये स्टॉक्स शेयर्स वगैरह होते हैं इन पे कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है, मतलब जो कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पर्सन ने चालाकी क्या करी, अगर ये पर्सन अपने पास ही ये डिबेंचर्स रखता तो इस पे इसको इंटरेस्ट मिलता और नेक्स्ट ईयर इस इंटरेस्ट पे इसको टैक्स पे करना पड़ता, है ना। थोड़ा बहुत एग्जेम्प्ट होता लेकिन कुछ पे तो टैक्स पे करना पड़ता। लेट से ये अमाउंट 10,000 की जगह अगर 10 लाख होती तो इसको टैक्स पे करना पड़ता। इसने क्या किया, पहले ही इस डिबेंचर को सेल कर दिया फॉर अ हायर अमाउंट। तो इसने बोला मैंने 10,000 के डिबेंचर्स 10,700 के सेल किए, तो 7,700 जो है ये मेरा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो हमारा एग्जेम्प्ट होता है। दैट मीन्स इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना, दैट मीन्स इस पे कोई टैक्स नहीं पे करना। समझ आया ये पॉइंट? तो इस चीज को हम बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग। दिस इज कॉल्ड बॉन्ड वॉशिंग। बॉन्ड वॉशिंग का मतलब है कि हमने अपने बॉन्ड्स वॉश कर दिए विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी टैक्स, कि हमने जिस दिन हमें इंटरेस्ट आना था उससे पहले ही हमने किसी पर्सन को बेच दिया, ये बोल के कि वो जो इंटरेस्ट हमें आना है वो तुझे आएगा, तो ठीक है अभी तक का इंटरेस्ट मैं लेके जाऊंगा, ठीक है ना, तुझे तो इंटरेस्ट पूरा पूरा मिलेगा, वो खुश है। लेकिन यहाँ पे ये बेचारा भोला आदमी था, इसने एक चीज़ क्या नहीं समझी, इसने एक तो 10,700 पे करे, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट इसको मिलना था 800 और 700 ये कैश में ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अब हमारा इनकम टैक्स में रूल क्या है कि जब हमारे को इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है उस साल टैक्स होता है और रिसीव अमाउंट पे टैक्स होता है। सो दैट मीन्स इस साल जो नेक्स्ट ईयर है, इस साल इस पर्सन को 800 पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इस साल इस बेचारे को 800 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और ये क्या बोलेगा कि यार मैं कैसे 800 पे टैक्स पे करूं, बल्कि 800 जो मेरे को इंटरेस्ट आया है इसमें से 700 तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं उस पर्सन को। डिबेंचर्स तो 10,000 के थे, जो 700 मैंने ऊपर दिए हैं वो इंटरेस्ट के नाम के दिए हैं, तो ठीक है मेरी कमाई जो एक्चुअल हुई है वो तो $100 हुई है, $100 हुई है, कि आउट ऑफ 800 जो इनकम दैट आई हैव अर्न इंटरेस्ट इनकम, फ्रॉम दैट अमाउंट 700 आई हैव ऑलरेडी पेड बिकॉज मैंने उससे डिबेंचर्स परचेज करे थे। तो एक्चुअल इनकम जो मेरी अर्न हुई है वो तो 100 ही हुई है, तो मैं 100 पे टैक्स देने को तैयार हूँ, बट वाई शुड आई पे टैक्स ऑन 800? तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी और ये बंदे हीरो बनने लग गए, इन्होंने बहुत ऐसे काम करने शुरू कर दिए, तो काफ़ी प्रॉब्लम आई।
तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना, दैट इज कॉल्ड अक्रूवल इनकम स्कीम। सो अक्रूवल इनकम स्कीम का मतलब क्या है, ये जो पर्सन है जब ये अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखाएगा, ध्यान से सुनना, जब ये अपनी इंटरेस्ट इनकम दिखाएगा, ये इसमें से ये वाला जो 700 का इंटरेस्ट था, जो 700 का इंटरेस्ट था, ये वाला इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देगा। ये बोलेगा कि टोटल इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ है इतना, इसमें से अक्रूड इंटरेस्ट जो मेरा नहीं था किसी और का था वो था इतना, तो मैंने अमाउंट इतना अर्न करा है और इस पे वो टैक्स पे करेगा। दोबारा से, ये पर्सन जितना इंटरेस्ट इसे रिसीव हुआ है उसमें से अक्रूड इनकम माइनस करेगा कि ये इनकम मेरी नहीं थी, ये तो किसी और की थी, जिस डेट को मैंने बॉन्ड परचेज करे थे उससे पहले का इंटरेस्ट है ये, जो मेरे रिलेटेबल है ही नहीं। ये जो इंटरेस्ट है, देखो लॉजिकली क्या है, ये जो इंटरेस्ट है 700, ये तो है यहाँ तक का इंटरेस्ट, पूरा यहाँ तक का इंटरेस्ट, यहाँ से यहाँ तक का 100 रुपये था, तो ये बोलेगा कि जो 700 इंटरेस्ट है ये तो उस डेट का है जब मैंने डिबेंचर्स परचेज ही नहीं करे थे, उससे पहले का इंटरेस्ट है जिसके लिए मैं पे कर चुका हूँ। तो दैट इज अक्रूड इनकम स्कीम और ये उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ सारी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं तुम्हें करा देता हूँ, वो है तुम्हारा ये वाला पार्ट। द स्कीम डज नॉट अप्लाई unless the total nominal value of gilt held by individual exceeds 5,000 pounds at some point during the year। कि ये जो स्कीम है ये तभी लगेगी अगर हमारे जो बॉन्ड्स या डिवेंचर्स हैं उनकी वैल्यू 5,000 से ज़्यादा है, उससे कम है तो ये स्कीम नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देख के तुम्हें बताता हूँ, उससे तुम्हें अच्छे से समझ आएगा और तुम्हें क्वेश्चन करके पता चलेगा कि अच्छा ऐसे होना था। देखो, अहमद सोल्ड 75,000 6% गिल्ट इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट। तो गिल्ट को यू कैन कॉल इट एज डिबेंचर्स, ये मैंने पहले भी बता दिया है। गिल्ट इज लाइक डिबेंचर्स, इज लाइक लोन फ्रॉम पब्लिक, कि हर साल इस लोन पे हमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अहमद ने 75,000 सोल्ड £75,000 ऑफ 6% गिल्ट इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 अक्टूबर 2021 फॉर प्रोसीड्स ऑफ 120, कि उसने 75,000 के जो गिल्ट थे वो 120 के सेल कर दिए ऑन 31 अक्टूबर 2021। ही ओरिजिनली एक्वायर्ड द गिल्ट ऑन 1 मई 2019। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। कि उसमें क्या बोला गया है हमें कि जो गिल्ट्स थे, ये गिल्ट्स 1 मई 2019 को परचेज किए थे और इंटरेस्ट जो मिलता है हर साल वो मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर को। अब इसने क्या किया, ये गिल्ट 31 अक्टूबर को सेल करे। अब बहुत ध्यान से देखना गाइस, बहुत ध्यान से, हमें बताना है कैलकुलेट द अमाउंट असेस्ड ऑन अहमद एज इंटरेस्ट इनकम फॉर दिस इन्वेस्टमेंट फॉर द टैक्स ईयर दिस। हमें अहमद के बारे में बताना है कि अहमद ने ये गिल्ट सेल कर दिए थे। तो गाइस मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना भूल गया था, सॉरी, छोटा सा पॉइंट। वो क्या है, वो है, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ यहाँ बताई थी कि ये जो 700 हैं इसके उसका इस पर्सन को बेनिफिट मिल जाएगा कि इस पर्सन को इस 700 पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 700 की इंटरेस्ट इनकम थी इस पे टैक्स कौन पे करेगा, इस पे टैक्स पे करेगा ये वाला पर्सन जिसने ये बॉन्ड पहले खरीदे थे। उसने तो बुक्स में चालूपंथी क्या करी, उसने ये दिखाया कि मैंने ये बेच दिए, 700 जो मैंने उससे लिए दैट इज़ प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट के नाम के उसने नहीं लिए थे पैसे, ये लिए थे इंटरेस्ट के नाम के। सो दैट मीन्स 700 वॉज द इंटरेस्ट। तो इस 700 पे ये पर्सन टैक्स पे करेगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है जो इसने अर्न किया है उस पर ये पर्सन टैक्स पे करेगा 100। सो दैट इज अक्रूड इनकम स्कीम। तो यहाँ पे देखो, अहमद ने 75,000 के गिल्ट सेल करे थे ऑन 31 अक्टूबर 2021। हमें बताना है 21-22, दैट मीन्स 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 22, इसके बीच में कितना इंटरेस्ट अहमद के हाथ में टैक्सेबल होगा। देखो, अहमद ने ये सेल कब करे हैं, 31 अक्टूबर 2021, दैट मीन्स 31 अक्टूबर 2021 यहाँ पे उसने वो सेल कर दिए। 75,000 की उनकी वर्थ थी, 75,000 की गिल्ट की वर्थ थी। पहला इंटरेस्ट अहमद को आया होगा 30 जून को,
30 जून मतलब इससे पहले, सेल करने से पहले अहमद को इंटरेस्ट आ गया होगा, कितना आया होगा 75,000 इंटू 6% यानी 6/100 इंटू इंटरेस्ट पेबल साल में 2 बार होता है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। दिस इज 6% पर एनम, इंटरेस्ट साल में 2 बार पे हो रहा है तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट इज 75,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 2250। एक तो अहमद की ये इनकम होगी, प्लस 31 अक्टूबर को उसने ये गिल्ड सेल कर दिए थे। सो 31 अक्टूबर से पहले पहले, दैट मीन्स 30 जून से लेके जब उसको इंटरेस्ट मिला था वहाँ से लेके 31 अक्टूबर तक कितना इंटरेस्ट उन गिल्ड्स पे होगा, दैट विल बी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स। तो 75,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 1500 का एक और इंटरेस्ट इसकी इनकम में ऐड हो जाएगा सेल होने से पहले। नॉर्मली ये इंटरेस्ट मिलना था इस डेट को, मिलना था इसे दिसंबर में, यहाँ नहीं मिलना था। लेकिन हमारी जो अक्रूड इनकम की स्कीम है इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर इसने बॉन्ड्स पहले बेच दिए तो बॉन्ड्स की सेल प्राइस में, जो सेल प्राइस ऑफ बॉन्ड्स है, इसमें जितना पार्ट इंटरेस्ट का है, जितना बॉन्ड का सेल प्राइस है उसमें इंटरेस्ट का जितना पार्ट है वो टैक्स होगा, तो उस पर टैक्स लगाएंगे, बाकी पे टैक्स नहीं लगाएंगे। सो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक उसकी जो अक्रूड इनकम होगी फॉर 4 मंथ्स विल बी, जो हमारा इंटरेस्ट है 75,000 इंटू 6% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, उतना इंटरेस्ट इसका अक्रूड होगा। क्योंकि हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये बॉन्ड्स नहीं बेचता तो ये इंटरेस्ट इसे आता, जो इसने पहले ही बेच के अपना इंटरेस्ट वॉश कर दिया, सो इसीलिए इस पे भी हम टैक्स पे करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम आएगी इसकी इतनी। अब इसमें यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ, हालांकि कैपिटल गेन हमें बाद में पढ़ना है, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कैपिटल गेन कितना आएगा, तो उसको जो प्रोसीड्स, जो पैसे आए थे वो आए थे टोटल 120। इस 120 में से 1500 तो इंटरेस्ट के नाम की उसने मांगे होंगे। कि टोटल जो उसने सेल प्राइस बोला था, उसने बोला था भाई मैं तेरे को आज बेच रहा हूँ, जून से लेके अक्टूबर तक का जो इंटरेस्ट है अब वो भी तुझे कैश में मिलेगा, मुझे तो मिलेगा नहीं क्योंकि इस डेट को इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्ट तो मुझे दे दे पहले ही। तो ये जो अमाउंट इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अक्रूड इंटरेस्ट, उसने सेल कर दिया इतने का, तो इस अमाउंट में से 1500 इंटरेस्ट का अमाउंट था, बचा हुआ 118500, मतलब इतने का उसने सेल किया, कॉस्ट थी उसकी 7500, तो जो भी प्रॉफिट है इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कि 75,000 के बॉन्ड्स या गिल्ड्स उसने 118500 के सेल कर दिए, इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़ना। अभी तक हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट हमेशा जो रिसीव होता है उस पर टैक्स लगता है, लेकिन अगर हम जिस इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट हम इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले ही बेच दें और सेल प्राइस के अंदर हम इंटरेस्ट चार्ज कर लें दूसरे पर्सन से, तो वो इंटरेस्ट पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसने परचेज किया है। जैसे ये तो था सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने सेल किया था, जो चालाक आदमी था, तो इसकी बुक्स में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। अब बात है जो परचेजर है, जिसने परचेज किया है, उसके हाथ में हम कैसे इसको शो करेंगे, ये भी देखो ध्यान से। तो मार्गरेट परचेज 25,000 ऑफ 8% गिल्ड्स ऑन 30th नवंबर 2021, पेइंग 40,000। उसने 40,000 पे करके 25,000 के गिल्ड्स के अगेंस्ट उसने 40,000 पे किए थे और उसको इस डेट को उसने परचेज करे थे। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 जनवरी एंड 31 जुलाई। हमें बताना है 21-22। अब 21-22 का टैक्स ईयर अप्रैल 21, अप्रैल 22, 30th नवंबर, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं 30th नवंबर को उसने गिल्ड परचेज किए थे। इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 जनवरी, और 31 जनवरी को उसको इन गिल्ड पे इंटरेस्ट मिला होगा। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 जनवरी एंड 31 जुलाई। तो एक बार तो 31 जुलाई को, एक तो ये डेट है कि इस डेट को जो पुराना होल्डर था उसको इंटरेस्ट मिल गया होगा। अब इस डेट से लेके इस डेट तक का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट किसको मिला होगा,
मार्गेरिट को, क्योंकि जो बॉन्ड्स थे वो मार्गेरिट्स के हाथ में थे, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिलना था, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट मार्गेरिट के हाथ में आया होगा। तो कितना इंटरेस्ट उसके हाथ में आया होगा? 25,000 इंटू 8% इंटू 6 डिवाइड बाई 12. So 25,000 into 8% into 6 divided by 12, that means $1,000 या पाउंड्स का इंटरेस्ट उसको रिसीव हुआ होगा। बट लॉजिकली मार्गेरिट क्या बोलेगी? मार्गेरिट विल से कि मैंने जब ये बॉन्ड्स परचेज किए थे, उस पर्सन ने यहाँ तक का जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो मुझसे पहले ही चार्ज कर लिया। उसने बोला कि जो टोटल अमाउंट मैंने उसको पे करा है उसमें यहाँ तक का इंटरेस्ट भी है। उसने पहले ही बोल दिया कि भाई ये जिस डेट को मैंने परचेज करे, उसने बोला इससे पहले का जो इंटरेस्ट है वो तो मेरा है ना, अब टोटल इंटरेस्ट तुम्हें आएगा, तो इससे बेटर है कि अब मैं तो और कुछ नहीं कर सकता, इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड बाय यू। उसने बोला कि यहाँ तक का जो इंटरेस्ट है वो तुम मुझे दे दो, आगे का इंटरेस्ट तुम रख लेना, कि सारा इंटरेस्ट तुम रख लेना, मेरा शेयर मुझे पहले दे दो। तो अगर भाई वो शेयर पहले ले रहा है, जैसे अहमद का हमने केस देखा था, तो उस इंटरेस्ट पे ये क्यों टैक्स पे करे? तो हमने देखा 31 जुलाई से 30 नवंबर तक का इंटरेस्ट कितना होता है। तो 30 जुलाई मतलब 1 अगस्त से 30 नवंबर तक का इंटरेस्ट 25,000 इंटू 8% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, इतना इंटरेस्ट उसके टोटल इसमें से हट जाएगा, इतना इंटरेस्ट उसके टोटल इंटरेस्ट में से हट जाएगा। और लॉजिकली अगर मैं बोलूँ, मैं तो क्या करता इस केस में, मैं तो सिंपली बोलता, इंडिया में जैसे चलता है कि इंटरेस्ट अक्रूड सिस्टम चलता है इंडिया में, यूके में नहीं चलता, इंडिया में चलता है अक्रूड सिस्टम, कि जितना तुमने अर्न किया है। तो भाई मार्गेरिट ने तो इतना ही अर्न किया है ना 31 जनवरी तक, दैट मीन्स नवंबर को दिसंबर और जैन, तो 2 मंथ्स का ही उसने इंटरेस्ट अर्न किया है। तो 25,000 इंटू 8/100 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो 25,000 इंटू 8% इंटू 2 डिवाइड बाई 12, दैट मीन्स 333, इतना ही इंटरेस्ट उसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, और देखो वही आया है। तो सिंपल सी बात, जिस पर्सन ने बॉन्ड्स परचेज करे हैं, तो जिस डेट को परचेज करा है उससे लेके इंटरेस्ट डेट तक का ही इंटरेस्ट उसको टैक्सेबल होगा। उससे पहले का जितना भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है वो अक्रूड इंटरेस्ट हम यहाँ जो कॉस्ट में इंक्लूड थी वो यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट आता है ISA का, और ये हमारा जो टर्म हमने पढ़ी थी दैट वाज बॉन्ड वॉशिंग एंड अक्रूड इनकम स्कीम। इसको बहुत ध्यान से एक बार रीड कर लेना, इलस्ट्रेशंस मैंने तुम्हें इसकी करा दी। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट बहुत ईजी है, बस चैप्टर ही खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट इज मैरिड कपल एंड सिविल पार्टनर्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये समझने के लिए अच्छा है कि जो मैरिड कपल होते हैं हस्बैंड वाइफ, उनके पास टैक्स बचाने का क्या क्या ऑप्शन होता है। तो ये पढ़ के ही तुम्हें समझ आ जाएगा, इलस्ट्रेशन इसकी तुम्हारी होमवर्क है, उसमें कुछ भी नया नहीं है, बट तुम्हें पढ़ के समझ आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन दिस सेक्शन रेफरेंस टू अ मैरिड कपल और अ स्पाउस अप्लाई ऑल्सो टू सिविल पार्टनर्स। ईच स्पाउस हैज हिज और हर ओन पर्सनल अलाउंस एंड इनकम टैक्स बैंड रेट। हर एक का अपना पर्सनल अलाउंस होता है और अपना इनकम टैक्स बैंड रेट होता है। एक चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ी थी कि अगर किसी स्पाउस का पर्सनल अलाउंस बचा हुआ है तो वो पर्सनल अलाउंस दूसरे स्पाउस को ट्रांसफर कर सकता है इलेक्शन के थ्रू। याद है वो चीज़ हमने पढ़ी थी पहले पर्सनल अलाउंस के केस में, कि वो ट्रांसफर कर सकता है। एक तो टैक्स वहाँ बच जाएगा, क्योंकि पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट लेट से 2 पर्सन है, इसको मिल ही नहीं रहा है, इसकी इनकम ही बहुत कम है, तो एटलीस्ट कुछ पार्ट का बेनिफिट ये तो ले ले। सो दैट इज पर्सनल अलाउंस का। इन एडिशन मैरिड कपल कैन ट्रांसफर income generating assets between them at no cost to minimize their joint tax liability। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने टोटल, ध्यान से सुनना, इनके पास इतने पैसे थे कि इन्होंने टोटल डिविडेंड जो है वो 15,000 के लेने थे दोनों ने मिला के, कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ने पैसे मिला के बोला कि हमने 15,000 के बॉन्ड्स लेने हैं। ठीक है, वाइफ के पास इतने पैसे नहीं थे, वाइफ की इनकम बिल्कुल जीरो थी। लेट से वाइफ की इनकम बहुत कम इनकम थी, हस्बैंड की ज़्यादा इनकम थी। हस्बैंड ने बोला कि 15,000 के जो स्टॉक्स लेने हैं ये मैं परचेज कर लेता हूँ। अगर हस्बैंड परचेज करेगा इसको 2,000 एग्जेम्प्ट होंगे। टैक्स प्लानिंग क्या हो सकती है, इसने क्या बोला कि तुम एक काम करो, 7,000 मैं करा देता हूँ, 8,000 तुम अपने नाम से करा लो। 7,000 मैंने अपने, इसने पैसे उसको ट्रांसफ़र कर दिए 8,000,
इसने बोला 7,000 मैं जमा करा तो अपने अकाउंट से, 8,000 तुम जमा करा दो। अब हम दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो मुझे भी 2,000 का बेनिफिट मिल जाएगा डिविडेंड पे, और तुम्हें भी 2,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। दैट मीन्स 5,000 और 4,000, हमारे को 4,000 का बेनिफिट मिल जाएगा डिविडेंड्स के केस में। तो यही चीज़ इन्होंने बताई हुई है, कंपनी शेयर होल्डिंग कैन बी ट्रांसफर्ड इन पार्ट सो दैट बोथ स्पाउसेज रिसीव डिविडेंड इनकम। दिस विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ डिविडेंड नील रेट बैंड। इन टोटल द कपल कैन रिसीव 4,000 ऑफ डिविडेंड इनकम ईच ईयर विदाउट सफरिंग एनी टैक्स। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे और एग्जाम्पल देता हूं, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ। ठीक है, हस्बैंड की जो इनकम है, लेट्स से दिस इज 50,000, हस्बैंड की इनकम 50,000 है, वाइफ की इनकम 1,000 है। वाइफ होम मेकर है, वो जॉब नहीं करती, थोड़ा बहुत वैसे पार्ट टाइम कर करके 1,000 पाउंड उसने पूरे साल के कमाए। हस्बैंड ने ISA सेविंग अकाउंट में अपना कैश डिपॉजिट कर लिया, जिससे इसको इंटरेस्ट आ रहा है। अब इसकी इनकम ही 50,000 है, तो इसको तो इंटरेस्ट पे आई थिंक सिर्फ इसको 500 का बेनिफिट मिलेगा। लेट्स से इसको इंटरेस्ट आ रहा है 3,000, तो 3,000 जो इसको इंटरेस्ट आ रहा है, 500 का बेनिफिट मिल जाएगा नील रेट बैंड में, और 2,500 पे इसको टैक्स पे करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सेव कर रहा है। इसने क्या किया, हमने अपने क्लाइंट को क्या सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप अपनी वाइफ को ये पैसे भेज दो। ये अपनी वाइफ को पैसे भेजेगा, वहाँ से अगर इसको इनकम 3,000 अर्न हुई, तो वो तो वैसे ही 5,000 स्लैब से कमाती है। हमने इंटरेस्ट के रेट में क्या पढ़ा था कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर 5,000 से कम टोटल इनकम है, तो 5,000 से नीचे जितना भी सेविंग इनकम आती है वो एग्जम्प्ट होती है, तो इस इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके हाथ में होती तो 2,500 पे टैक्स पे करना पड़ता, वाइफ के हाथ में चली गई तो कोई भी टैक्स नहीं पे करना। दिस इज लाइक प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं, ये तुम्हें समझना है कि तुम कैसे कैसे ये चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस एग्जाम्पल पढ़ लेना, एक बार ये कर लेना, और ये चैप्टर तुम्हारा हो गया क्लोज। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग थोड़े से कर लेते हैं। 4 टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं करा देता हूं। देखो अब यहां क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज Apple has employment income of 16500 and saving income of 10,000 for the tax year. How much Apple's saving income, ध्यान से, how much Apple's saving income will be taxed at 20%. हमें टैक्स नहीं निकालना, हमें बताना है एप्पल का कितना सेविंग इनकम है जिस पे हमें 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 16,500 एम्प्लॉयमेंट इनकम है, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ पर्सनल अलाउंस 12570, तो 16,500 माइनस 12570, सो दैट मीन्स 3930। ये तो मेरी आ गई नॉन सेविंग इनकम। अब नॉन सेविंग इनकम मेरी 5,000 से कम है, तो 3930 माइनस 5,000, दैट मीन्स 1070 जो मेरी सेविंग इनकम है, इस पे तो 0% टैक्स लगेगा क्योंकि स्टार्टिंग वाली है। तो एक तो मेरी 1070 खत्म होगी। इसके बाद हमने एक चीज़ क्या पढ़ी थी, इसकी जो टोटल इनकम आ रही है दैट इज 3930 प्लस 10,000 13,930 विच इज़ इन फर्स्ट बैंड। तो यहाँ पे इसको 1,000 सेविंग इनकम में और बच जाएंगे, तो दैट मीन्स 5,000 तक की सेविंग इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो बची हुई है उसमें से 1,000 सेविंग इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये फर्स्ट बैंड में आता है। सो टोटल इनकम थी 10,000, इसमें से 1070 पे तो कोई टैक्स नहीं है क्योंकि 5,000 से कम है, और 1,000 हमारा फर्स्ट बैंड में हट जाएगा। सो दैट मीन्स 20% टैक्स जो लगेगा दैट विल बी ऑन 7,930। इस इनकम पे 20% टैक्स लगेगा। सिंपल क्वेश्चन था। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6, इसमें क्या लिखा हुआ है, निकालना क्या है, विच आर टैक्सेबल फॉर इनकम टैक्स पर्पस। क्या चीज़ हमारी इनकम टैक्स पर्पस के लिए टैक्सेबल है। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ऑन NSI इन्वेस्टमेंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन कंपनी लोन स्टॉक, प्रोसीड्स फ्रॉम NSI सेविंग सर्टिफिकेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अब देखो एक चीज़, 3rd and 4th ये तो हमारे टैक्सेबल होते ही नहीं। कैसे, हमने क्या पढ़ा था कि प्रोसीड्स जो भी आती हैं सर्टिफिकेट से वो टैक्सेबल नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स अभी मैंने तुम्हें बताया था कि दीज आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट, हमारे को कैपिटल गेन टैक्स
ISA से जो भी स्टॉक्स एंड शेयर्स होते हैं उनकी सेल पे टैक्स नहीं लगता, उसमें से इंटरेस्ट को हम हटा देते हैं, प्रॉफिट एलिमेंट इज एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, प्रॉफिट एलिमेंट इज एग्जेम्प्ट। तो थर्ड और फोर्थ कहीं नहीं आएगा। सो ए में थर्ड है, ये ऑप्शन नहीं है, इसमें फोर्थ है, ये ऑप्शन है, सी में नहीं है, 3 और 4 ये भी नहीं है, तो सी इज द आंसर। दैट मीन्स इंटरेस्ट जो आएगा NSI इन्वेस्टमेंट से वो हमारा टैक्सेबल है, और इंटरेस्ट ऑन कंपनी लोन स्टॉक वो भी हमारा टैक्सेबल है। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 7, इसमें क्या लिखा है? इसमें है द ओनली इनकम ऑफ Aminata received during the year was dividend income 55,000. What is Aminata income tax liability? अरे इतना सिंपल क्वेश्चन। तो डिविडेंड इनकम हमारी है 55,000, तो पहले 0237700 में हमारा 2,000 तो डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। सो दैट मीन्स जो रिमेनिंग बचा 35700, इस पे पहला है 7.5%, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। 35700 इंटू 7.5%, तो 2677, एक तो ये टैक्स हो गया। उसके बाद 55,000 में से माइनस 35700 माइनस 2000, दैट मीन्स कितना बचा? 17300, कि टोटल हमारा 55,000 में से 2000 एग्जेम्प्ट हो गया, इस पे 7.5%, तो रिमेनिंग जो बचा इस पे लगेगा 32.5%, so into 32.5%, so it is 5622। तो मुझे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल मेरा आंसर डी आ जाएगा, क्योंकि टोटल इनका 7 आता है या 8 आएगा, तो ABC तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहे। नहीं सुनो, सॉरी गाइस, मेरी मिस्टेक होगी, आई डिड अ मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी गाइस, सॉरी। ब्लंडर मिस्टेक क्या है, मैंने इसमें क्या ध्यान नहीं दिया? ब्लंडर मिस्टेक इज़ कि मेरा पहले इसमें से पर्सनल अलाउंस 12570 माइनस होगा, 55,000 माइनस 12570, दैट मीन्स डिविडेंड इनकम 42430 विल बी टैक्सेबल। पर्सनल अलाउंस पहले नॉन सेविंग से, देन सेविंग से, देन डिविडेंड से, तो इसमें से इतना ये माइनस हो जाएगा, तो 37700 तक हमारा यूज़ हो गया, तो 42430 माइनस 37700, 4730, इस पे लगेगा 32.5%, तो 32.5%, इट इज़ 1537 और 2677, सो ये आएगा अराउंड हमारा 1537 प्लस 2677, 3914 नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है, रुको, 2677 प्लस 1537, 4214, सो 4214 और 4214, सो 4215, सी इज माई आंसर। तो मैंने गलती से पर्सनल अलाउंस माइनस नहीं किया था, मैं भूल गया था, बट बाद में याद आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, साशा, हमें निकालना क्या है? हाउ विल अ डिविडेंड्स बी टैक्स, डिविडेंड कैसे टैक्स होंगे? Sasha's income for the tax year comprises of salary of 140 and dividend of 20. She is not entitled to personal allowance. पहली बात तो उसको कोई पर्सनल अलाउंस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन है गाइस। 150 वाले स्लैब के अंदर 140 तो हमारी होगी नॉन सेविंग इनकम, कोई पर्सनल अलाउंस नहीं है, तो 2000 हमारे डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं है, 8000 जो बचा उस पे टैक्स होगा 32.5%, 2000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, 8000 पे 32.5%, तो सीधा मुझे यहाँ पे आंसर दिख रहा है सी। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, टैक्स नहीं निकालना। कैसे? कि पहले तो मैं पता है डिविडेंड में से 2000 एग्जेम्प्ट होते हैं, तो ए ऑप्शन चला गया, डी चला गया। उसके बाद 140 जो था उस पर मेरा नॉर्मल जो टैक्स लगता है 40% वो लगेगा। उसके बाद 2000 डिविडेंड इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, रिमेनिंग 8000 पे जो सेकेंड स्लैब होता है वो होता है 32.5, तो ये टोटल हो गया 150 सेकेंड स्लैब का। इसके बाद जो 10,000 डिविडेंड है उसके ऊपर हमारा एडिशनल लगेगा 38.1%। सो दैट मीन्स इस तरह से हमारी टैक्स कैलकुलेशन होगी डिविडेंड पे, तो हमारा आंसर आ गया सी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये है हमारी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 8 और ये चैप्टर हमारा होता है क्लोज। गाइस एक इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फील to contribute something to my channel without joining,
सो यहाँ पे एक ऑप्शन है इस वीडियो के नीचे, तुम जब लाइक के पास जाओगे वहाँ पे यू विल फाइंड अ बटन थैंक्स। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, जो भी तुम्हें ठीक लगता है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग यू कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।